चलें, तो चैप्टर नंबर 3 से हम अपने सिलेबस का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल आप लोगों के सामने है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? बेसिकली स्ट्रक्चर हम कहते हैं बनावट को, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं होगा। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है कि स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर हम कहते हैं किसको हैं। फिर इसके साथ साथ इस चैप्टर में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है और एक जो आपका कम अच्छा है या गैर मुनासिब स्ट्रक्चर है या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर के साथ कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि जिन एलिमेंट्स के जरिए हम अपने उस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर की बेस पे हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और फाइनली इसमें उन्होंने बताया हुआ है जो नाम है, एक मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये वाला जो मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से वो अक्सर पूछ लेता होता है। तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा कंटेंट है इस सारे चैप्टर का। तो हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो वो सबसे पहले हमें बताता है कि आपके पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, और टाइप से जाने से पहले वो आपको डिफाइन करके बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होती है। तो अगर मैं आपसे स्टार्ट करूं, हम अपने स्टडी टेक्स्ट की तरफ अभी नहीं जा रहे, जनरली अगर हम आपस में डिस्कस करें तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना पड़े, हमें जितना जितना हमारे पास इस टाइम नॉलेज है उसके मुताबिक अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं स्टडी टेक्स्ट यस को सर। देखे बगैर? यस सर। ओके, बताएं जरा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है? A group of people combine to perform a specific work. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क। ठीक है, और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक वर्क या इसके अलावा कोई और बच्चा कोई वैल्यू ऐड करना चाहे बेटा? अच्छा, एक कॉमन और चीज गोल। ध्यान रखिएगा, मतलब एक लर्निंग स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो यह है कि हम क्योंकि ऑनलाइन मोड पे हैं, ठीक है, तो दूसरा ये है कि ये सब्जेक्ट जो थ्योरी का होता है ना, तो थ्योरी के सब्जेक्ट में बच्चा क्लास में बैठा भी तकरीबन सो ही रहा होता है, सारे बच्चे नहीं लेकिन ऐसा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को इस तरह से लेके चलेंगे कि हमारी इन्वॉल्वमेंट और हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा हो, उतना ही हमें इस चीज़ का बेनिफिट होगा, उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी आपकी। और लर्निंग के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे मज़हब ने भी जो मतलब बहस व मुबासा है, जो डिस्कशन है ना, उसको बढ़िया एम्फोसिस दी हुई है, अहमियत हासिल है इस चीज़ की। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की। देखें, नंबर वन इसमें जो चीज़ है वो हमें पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है या ग्रुप ऑफ पीपल पे करती है? ग्रुप ऑफ पीपल पर्सन। ठीक है, तो नंबर वन हमें ये पता चल गया कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही, वो ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। और वो ज़्यादा लोग मिल के कर क्या रहे हैं? दूसरी चीज़, वो ज़्यादा लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? उन ज़्यादा लोगों का आपस में जो इंट्रैक्शन है वो इंट्रैक्शन क्यों हुआ है? तो वो उस इंट्रैक्शन की वजह जो है वो बेसिकली ये है कि उन्होंने अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाना होता है। अब ये एक यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ गया, कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव को कोई एक्सप्लेन करे आप में से? सर कॉमन ऑब्जेक्टिव पर जिस पर सारे राजी हो सर, मतलब उनका एक एक ही गोल हो सर। एक ही गोल हो, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक टीम है, फुटबॉल की टीम है, तो वो जी अगर वो 11 प्लेयर्स की टीम है तो उन सारे जो 11 प्लेयर्स हैं उनका एक ही गोल होता है और वो ये होता है कि अपने गोल करना है। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चला कि वो जो कलेक्शन ऑफ पीपल है, वो जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो काम कर रहे हैं ना, तो वो एक तो उनकी एक्टिविटीज कॉमन हो सकती हैं। एक्टिविटीज अगर कॉमन नहीं भी हैं, क्यों कॉमन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट उसमें डायमेंशंस होती हैं। तो जो बंदा अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहा है और एक बंदा सेल्स का काम कर रहा है, तो दोनों की एक्टिविटीज तो डिफरेंट हैं, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है अल्टीमेटली? इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी फाइनेंशियल टर्म्स में भी हो सकती है, मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी गुडविल की शक्ल में भी हो सकती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की शक्ल में भी हो सकती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सर्विसेज को बेहतर करने की, एफिशिएंट सर्विसेज की शक्ल में भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जब भी काम करती है तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है।
एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कॉमन नहीं है तो उसका क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? सर उसका मतलब उनका हर एक का अपना अपना वो होगा तो इससे काम सही नहीं चलेगा सर, मतलब बेइत्तेफाकी पैदा होगी और इस तरह सीन क्रिएट होंगे सर। केड़े सीन क्रिएट होंगे? सर मतलब बेइत्तेफाकी पैदा हो जाती है ना, हर एक का अपना अलग अलग गोल होगा सर। बिल्कुल ठीक है। अब देखें मेरी बात सुने, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना, इसका मतलब यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लेट्स से 100 पीपल है, 50 या सॉरी 100 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो जो 100 के लोग हैं, 100 के 100 जो लोग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सेम है। अब ऑब्जेक्टिव सेम होने का मतलब क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन सेम है। अब वो ये डायरेक्शन वो वाली नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन को मैं रिलेट करूंगा विजन एंड मिशन के साथ। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन और मिशन होता है ना, ठीक है? तो उस विजन और मिशन के लिए कॉमन, देखें हर बंदा जब एक ही तरफ को जोर लगाएगा बेसिकली, तो आप कलेक्टिवली उस चीज को अचीव कर सकते हैं। आप देखें इस टाइम आप में से कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई एक पढ़ रहा है, कोई 4 पढ़ रहा है, कोई 3 पढ़ रहा है। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स से आप कहते हैं जी ये मैं 3 पेपर पढ़ रहा हूँ, ये 2 पेपर तो मेरे बड़े अच्छे जा रहे हैं, एक पेपर मेरा ठीक नहीं जा रहा, एक पेपर से आप मुतमिन नहीं है, तो आपके वो 3 पेपर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही, और माइट भी उस एक पेपर की वजह से आपके दूसरे 2 पेपर भी इफेक्ट होना शुरू हो जाए। इसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जरूरी होता है कि वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ, और उनका जो हर काम, हर एक्टिविटी, हर अमल वो ऐसा हो कि जो उसको अपने गोल की तरफ लेके जाए। इन 2 चीजों में, किन 2 चीजों में? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इन 2 चीजों में ना एक आप कह लें कि सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है? सिमेट्री इन अ सेंस कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हों। अगर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को उतना एफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकते, या माइट भी अगर आप वहां पे एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप मजीद उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी ना रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 हमें पता चल गया कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनती कैसे है, 2 लोगों से, पहली चीज। दूसरा, हम करते क्या है, हम एक्टिविटीज को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, किस तरह से, एफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में, ताकि हम लोगों को अनेबल कर सकें कि वो अपना अपना काम अच्छे तरीके से करें, ठीक है जी? तो दीज activities would collectively lead to the completion of common objectives and goals of a company or group of people, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अलाउ अकम्पलिशमेंट ऑफ वर्क। अकम्पलिशमेंट ऑफ वर्क का मतलब आपके काम की, आपके टास्क की तकमील, दैट कुड नॉट बी अचीव्ड, जो कि अचीव नहीं हो सकती बाय पीपल वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जो लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। आपने कभी किसी हॉस्पिटल को देखा है? हॉस्पिटल में आपको हर तरह का डॉक्टर मिल जाता है। यस सर। अच्छा, अब आप ये कहें कि एक ही डॉक्टर है और वो हर तरह का ही इलाज करता रहे, तो क्या ये मुमकिन है? यस सर, हमारे इलाके में मुमकिन है सर। आपके इलाके में और बहुत सारे इलाकों में ऐसे डॉक्टर भी मौजूद होते हैं जिन्होंने 2 रंग के शरबत रखे होते हैं, और वो हर बीमारी में वही शरबत और वही 4 गोलियां दे देते हैं और इत्तेफाक से आराम भी आ जाता है। ऐसा यस है सर, वो सीन? सारे इलाके सर, अच्छा, अब आप ये देखो, वो सारे अब इलाके सर। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे अगला कंसेप्ट अब आपने समझना, वो एक बंदा सारे इलाज तो कर रहा है, लेकिन क्या हम उसे एक बंदे के उस सारे काम को हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? नो सर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करती है तो वो कलेक्टिव कैपेसिटी में करेगी, कलेक्टिवली लोग उसमें अपने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐड करते हैं, अपनी अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करते हैं, फिर जाके एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपका बनता है। गॉट इट बेटा? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे उसने कैटेगराइज किया हुआ है 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, एक उसने कहा जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी उसने कहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें एक चीज याद रखिएगा, बिजनेस आप पढ़ रहे हैं, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है?
अभी तो हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को देखा ना, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जिसका मकसद प्रॉफिट। एग्जैक्टली मतलब आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपने प्रॉफिट गेन करना हो आपने, तो बिजनेस वही होता है जिसमें आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। अच्छा बेटा, आप काइंडली जिन बच्चों का बैकग्राउंड कंफर्टेबल नहीं है वो अपने माइक जो है ना म्यूट रख लें, या क्वेश्चन करना हो तो उस टाइम पे कर ले, लेकिन उसके बाद काइंडली म्यूट कर दिया करें। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पता चल गया, ठीक है, कि ऐसा काम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज को तरतीब देती है। दूसरी ऐसी है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि अगर उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो फिर एग्जिस्ट क्यों करती हैं? अगर वो एग्जिस्ट कर भी रही हैं तो उनके मामला कैसे चलते हैं? अब ऑर्गेनाइजेशन में देखो ना, सारे बंदे तो फ्री फंड में काम नहीं करेंगे। हर बंदा ये तो नहीं कहेगा कि ठीक है जी मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। अल्टीमेटली अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें, आपको बहुत सारे एसेट की जरूरत होती है, लैंड चाहिए आपको, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इस तरह के जो आप कह लें कि अनअवॉइडेबल जो एक्सपेंसेस हैं वो भी तो पूरे करने हैं। तो वो कहाँ से पूरे होते हैं? कोई इसका आंसर दे भाई। समझ नहीं है, जरा रिपीट कर ले सर। मैंने कहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो हमें पता चल गया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाएं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, वो होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपकी जैसे मोबाइल है, कोई भी चीज़ आप ले लें, आपने एक चीज़ आप जो लोग फ्रूट बेचते हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना। ठीक है, वो 100 रुपए की अगर चीज़ लाए हैं तो वो 105 की 110 की बेचेंगे, प्रॉफिट उन्होंने अर्न कर लिया। उस प्रॉफिट में से वो अपने जो इकोनॉमिकल उनके जो मतलब मामला है, इकोनॉमिक नीड है जो, उनको वो फुलफिल करेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं? सर उनको फंड्स वगैरह डोनेशन मिलते से। हैं, डोनेशन से, फंड्स से। यस जी सर। बिल्कुल ठीक है, ये गालबन मुजम्मिल ने इसका आंसर किया। उन्होंने कहा है कि जी वो पब्लिक कंट्रीब्यूशन से चलती हैं। एग्जांपल उन्होंने दी है आपका, जैसे ईडी है, ठीक है, मतलब ईडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पब्लिक फंड से चल रही है। मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग जरूर हो रही है, फंडिंग इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत सारी एनजीओ देखी है। एनजीओ समझते हैं आप? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीओ भी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऐसे होते हैं कि किसी ने कहा ये अच्छा जी ये मेरे पास ज़मीन पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, ये मैं आपको जो है ना वो देता हूँ, आप इस पर कोई काम कर लें अल्लाह की राह के लिए, या जो हमारा बेसिकली बीइंग अ मुस्लिम जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कुछ उसमें पैसा दे देते हैं। जो जो बंदा जिस कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करता है। ठीक है, मेरे एक जानने वाली अजीज ही हैं, तो वो उन्होंने ना अपना एक सिलाई सेंटर बनाया हुआ है, स्टिचिंग सेंटर। तो जितनी मतलब वो यतीम बच्ची हैं ना, उन बच्चियों को वो करते हैं वहाँ पे स्किल्ड, मतलब उनको स्किल सिखाते हैं, स्टिचिंग की, कढ़ाई शढ़ाई की, इस तरह के काम शाम। अच्छा, और वो चल कैसे रहा है? वो उस एरिया में उनके कुछ अपने रेफरेंस वाले, अपने जानने वाले लोग हैं, तो वो उसको कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, किसी ने मशीनें दे दी, किसी ने उन्हें टेबल बनवा दिया, किसी ने ये कर दिया, मिलकर रेंट दे दिया, जो उनकी कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट पूरी कर ली। बच्चियों को इस काबिल बना दिया कि वो 6 महीने साल का कोर्स करती हैं, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो अपने कस्टमर उनके जनरेट होते हैं और वो उनका काम करना शुरू कर देती है, और उनका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। अब वहां से वो बच्चियों से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन स्टिल वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट भी कर रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन के मामला भी हो रहे हैं, लेकिन वो कंसीडर यही हो रही है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? जी सर। अच्छा, अब इसमें इन्होंने यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन की हुई है इन दोनों की, उसके 4 बेसिकली एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है? उसका पर्पस। दूसरा एलिमेंट कौन सा है जी? उसको ऑन कौन करता है। तीसरा एलिमेंट है जी उसकी फंडिंग कैसे होती है। और चौथा एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब चेक एंड बैलेंस कह सकते हैं, एहतसाब कह सकते हैं, जैसे आपका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, ठीक है। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी का मतलब किसको वो अकाउंटेबल है, किसको वो जवाब दें, ठीक है। तो उसमें जो पहला चीज है पर्पस को अगर हम देख लें तो वो कहता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट किस लिए करती है? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो किस लिए एग्जिस्ट करेगी? टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द पब्लिक।
डू नॉट सीक टू मेक प्रॉफिट। अच्छा, अब उसमें देखें बात हो रही है बेनिफिट की। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू सर्व सम बेनिफिट्स। तो वो अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बहबूद के लिए मतलब वो काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग उनका नहीं होता। अब उसको अगर आप थोड़ा सा मजीद सेग्रीगेट कर लें तो गवर्नमेंट में जो है ना, अब यहाँ पे देखें ना, ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ गए जिसको गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, और कुछ नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे कोई चैरिटी हो गया, कुछ डिफरेंट क्लब्स हो गए, कुछ डिफरेंट सोसाइटीज हो गई, ठीक है, तो ये आपके नॉन गवर्नमेंट है, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर से है। तो जो गवर्नमेंट की एनजीओज हैं, ठीक है, वो किस तरह की सर्विसेज दे रही होती हैं, वो हेल्थ पे काम कर रही हैं, वो एजुकेशन पे काम करेंगी, जैसे पुलिस फोर्स है, नेशनल डिफेंस है, ये सारे बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये बेनिफिट्स के लिए काम कर रही होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। अब इस चीज को आप थोड़ा सा अगर मतलब डिटेल में भी जाते हैं तो इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना कल्चर के साथ, क्योंकि कल्चर और चीज है और उनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, वो और चीज है। आप अगर पुलिस की एग्जांपल ले लें तो अगर पुलिस का जो मामला हैं, जो यहाँ पे हमारे कल्चर में जो उसका इम्पैक्ट है, वो कल्चरल इश्यूज हैं, वो बाय डिफॉल्ट उस पुलिस फोर्स में या उस ऑर्गेनाइजेशन के इशू नहीं है। यही पुलिस फोर्स किसी और मुल्क में होती है तो बड़ा अच्छा काम करेगी, हमारे जैसे मतलब मुल्क में होगी तो वो उस कल्चर का मतलब, तो कल्चर का जो इम्पैक्ट है हमने उसको भी सामने रखना है अपनी कंसेप्चुअल ग्रिपिंग के लिए। और अगर हम आ जाते हैं पब्लिक, जैसे वो कहते हैं जी पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ, स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म, इस तरह के जो है ना मतलब पब्लिक को सर्विसेज दी जाती हैं हेल्थ के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स में भी देखे ना वो फंडिंग हो रही होती है, वो बंदा खुद तो नहीं फंड दे रहा होता, लेकिन उसको सपोर्ट किया जा रहा होता है कि ठीक है भाई आप मेहनत करो आगे जाओ। ये हो गया पर्पस। फिर आ जाती है ओनरशिप। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको कौन ओन करता है, कौन ओन कर रहा है उसको? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं जी? जो कंपनी के होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के। Owner अच्छा of जी, the share is तो called स्टेक होल्डर्स कौन shareholder होते हैं? simply, sir. स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है बताएं, वो बच्चा बताए जिसने मेरे से पहले नहीं पढ़ा होगा। सर आपसे पढ़ा था लेकिन भूल स्टेक गए होल्डर अभी। वही होता है सर जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है सर। ठीक है, और सर शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर भी होता है और मतलब उसको सर वोट की भी एंटाइटल टू वोट भी होता है सर वो। सर जो कंपनी वो के तो साथ किस तरीके ये लेना, से देखें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सुने मेरी बात, वो आप वो कंपनी लॉ और वो बाकी जो मामला हैं वो ठीक है। शेयर होल्डर कौन होगा? जिसकी हिस्सेदारी होगी, जिसका शेयर होगा, ठीक है। और स्टेक होल्डर कौन होगा? स्टेक कहते हैं इंटरेस्ट को, जिसका स्टेक वाबस्ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो स्टेक होल्डर होता है। और जिसने कोई इन्वेस्टमेंट की है, जिसके कोई फंड लगे हैं, जिसने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, जिसकी कोई पार्टनरशिप है, वो आपका क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर। इसको आप याद रखें, शेयर से और स्टेक से। जी ठीक है मुजम्मिल, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं इसका कि शेयर होल्डर जिसका शेयर है, स्टेक होल्डर जिसका इंटरेस्ट है। अब आप मुझे बताएं, क्या स्टेक होल्डर शेयर होल्डर हो सकता है? जी सर। यस सर हो सकता है। स्टेक होल्डर शेयर होल्डर हो सकता है? यस सर। सर ऑपोजिट होगा। नहीं सर, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हो सकता है। एग्जैक्टली आपका जो हर शेयर होल्डर होता है ना, वो स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि शेयर होल्डर का स्टेक जुड़ा होता है उसके साथ, स्टेक वाबस्ता होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन नॉर्मली स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स नहीं होते। अच्छा, वो कैसे नहीं हो सकते? देखें, आप थोड़ा डेप्थ में जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो एज ए एम्प्लॉई आपका स्टेक तो है ना, क्यों आप वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपने वहाँ से रेम्यूनरेशन लेना है, सैलरी लेनी है, आपकी मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से जनरेट हो रहा है, तो ये आपका स्टेक जुड़ा हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यहाँ तक अगर बात रहेगी तो आप सिर्फ स्टेक होल्डर ही हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि वो एनुअल बोनसेस वगैरह जो कैश की सूरत में मिलते हैं, वो कैश की सूरत में नहीं देते, वो अपने इदारे के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर्स हैं वो उनको ऑफर कर देते हैं।
तो ऐसा कोई सिनेरियो अगर बनता है तो ऐसे सिनेरियो में वो जो स्टेक होल्डर होगा वो फिर आपका शेयर होल्डर हो सकता है, बट नॉट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। अब वो जो जिसको शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो उसकी आगे मर्जी है, वो उन शेयर्स को अपने पास रख ले, ठीक है, वो उन शेयर्स के अगेंस्ट वो डिविडेंड वगैरह अगर वो लेना चाह रहा है वो ले ले, अगर नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, तो वो शेयर को सेल भी कर सकता है। बट इफ ही कीप्स, इफ ही ओन्स, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर हो सकता है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात नहीं है। मतलब एक ऑफिस बॉय है, एक स्वीपर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो स्टेक होल्डर है, ठीक है, वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता। गॉट इट बेटा? यस सर। यस, ओके। इसी तरह यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की बात हुई, तो पब्लिक सेक्टर में वो कहता है जी उसको गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप में होता है। और प्राइवेट सेक्टर में वो कहता है जी कोऑपरेटिव्स आर ओन्ड बाय मेंबर्स, कुछ मेंबर्स होते हैं वो मिलके, आगे कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरह से हो जाती है, या डिफरेंट कोऑपरेटिव्स हैं, डिफरेंट कोऑपरेटिव किस तरह से, मैं आपको एक बताता हूँ। आपने कहा कि जी हमने किसी टीचर के ऑनलाइन लेक्चर्स हमने परचेज करने हैं, तो वो इतनी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम सारे मिलके जो 5,000 रुपये डाल के, तो हम सारे मिलके वो ले लेते हैं। तो आपने क्या किया, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए आपने एक कोऑपरेटिव आपने बना लिया, ठीक है, और वो उस कोऑपरेटिव से क्या है कि जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो सबको मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी एक बंदे की ओनरशिप नहीं है, वो सबकी ओनरशिप है। इसकी एग्जांपल इस तरह से हो जाती है, जिस तरह कोई एग्रीकल्चरल टूल लेना है, कोई मशीनरी लेनी है आपने, तो वो जो सारे किसान हैं वो मिलके पैसे डालते हैं, उसको अरेंज करते हैं, और अगर आपने वो फसल की कटाई के लिए आपने कोई वो थ्रेशर वगैरह जो इस तरह के होते हैं वो आपने ले लिया, तो वो टाइम आने पे क्या होता है, ठीक है, बारी बारी सारे बंदे उस टूल से वो बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जब आप मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं। फॉर योर मजीद क्लैरिफिकेशन, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आगे कोऑपरेटिव का टॉपिक भी है, वो भी आपको मैं अभी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं जी कोऑपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस इन विच देयर आर मेंबर्स, ठीक है, एंड ऑल मेंबर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इट्स एक्टिविटीज, एक्टिवली वो इन्वॉल्व भी होते हैं उन एक्टिविटीज में, एंड शेयर इन द बेनिफिट्स दैट द कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स। तो उनकी जो शेयरिंग है वो किस चीज में हो रही है, वो बेनिफिट्स में हो रही है। और अगर वो कहता है जी कोई कमर्शियल बिजनेस है तो प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है, कमर्शियली काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, वहां पे वो प्रॉफिट बेनिफिट हो जाएगा। और अगर कोई आपका कमर्शियल बिजनेस नहीं है तो फिर वो बेनिफिट जिस भी शक्ल में है अदर देन मॉनेटरी टर्म्स, तो वो बेनिफिट शेयर हो जाते हैं। एग्जांपल में जैसे ये दिया हुआ है नीचे यहाँ पे, अ स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर्स कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर टूल, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया, मिलके एक टूल ले लिया और वो अपना काम करना शुरू कर दिया। ऑपरेटिंग अ फार्म आर अ फैक्ट्री, आपने कोई फार्म बना लिया, कोई फैक्ट्री बना लिया आपने मिलके, और वो जो बेनिफिट्स हैं, ये तो चले कमर्शियल में आ गया ना, ठीक है। नॉन कमर्शियल की अगर हम बात करें तो उसमें फिर वो बेनिफिट शेयर हो जाते हैं, ठीक है। इन नॉट फॉर प्रॉफिट कोऑपरेटिव्स अदर बेनिफिट्स सच एज आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर शेयर्ड, ठीक है, आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है वहां से, अब आउटपुट क्या हो सकती है, वो सर्विसेज की शक्ल में हो सकती है, वो किसी प्रोडक्शन की शक्ल में हो सकती है, लेकिन वो क्या होगा, वो आपस में ही मिल बैठ के खाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कभी किसी का कोई एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब घर में कोई गाय भैंस रखने का, या डेरे पे या कहीं पे, जिसने गाय भैंस वगैरह रखी हो अपने पास? है कोई ऐसा सीन? नो सर। अच्छा, चले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपने कहा कि यार मेरा ना मतलब मसला बड़ा है, मुझे ना खालिश दूध मुझे चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मैं खालिश दूध मैं घर में भैंस नहीं रख सकता, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप ना किसी किसान से, किसी ऐसे बंदे से, किसी गुज्जर भाई से रब्ता करते हैं, ठीक है, जो इस काम को जानता हो। तो आप कहते हैं कि अच्छा यार ऐसा करते हैं, आधे आधे पैसे डाल के तो हम एक भैंस ले लेते हैं, एक टाइम का दूध तुम ले लेना, एक टाइम का दूध मैं ले लूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आप वहां से प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाह रहे, लेकिन जो आउटपुट वहां से प्रोड्यूस हो रही है उस आउटपुट को आप आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो बेनिफिट्स बेसिकली आपको जो मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बेनिफिट्स और आउटपुट है ना, ठीक है, इसका भी मैं आपको फर्क बता दूं। देखो, बेनिफिट्स जो है ना वो आपको सर्विसेज की शक्ल में मिल रहे होते हैं, और जो आउटपुट है वो आपको मिल रही होती है किसी प्रोडक्ट की शक्ल में, या किसी सर्विस सॉरी प्रोडक्ट की शक्ल में। ध्यान से समझिएगा, आपने जैसे आप कह लें कि आपने एक क्लब बना लिया,
ठीक है। उस क्लब में क्या है, उस क्लब में आप बैडमिंटन, उस क्लब में आप जो है ना टेबल टेनिस और बाकी सारे मामला आप करते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि अगर आपने वो क्लब जो बनाया है वहां पे वो जो बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, वो कैसी मतलब सॉरी इन सर्विसेज किस तरह की हो सकती हैं वो, कि आप खुद भी वहां पे खेल रहे हैं। अगर आप वहां पे खुद नहीं खेलते तो आप कहीं और जाके खेलते हैं तो डेफिनेटली वहां पे जाके आपको पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप पे नहीं कर रहे। यहाँ पे जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उन बेनिफिट्स को आप वहां पे क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या उन बेनिफिट्स को आप गेन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें बेनिफिट्स में और आउटपुट में थोड़ा सा फर्क है। समझ आ गई बेटा इस बात की? बेटा ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको? यस सर। यार आपस में बातें करी जा रहे हैं। कुमैल भाई, कुमैल भाई बातें शातें करके से चली गई हैं। ओके, तो हम वापस आते हैं अपने उस टॉपिक पे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट आपकी एंटिटीज हैं, नॉन गवर्नमेंट आपकी एक्टिविटीज है वहाँ पे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स को क्या कहते हैं जी, मेंबर्स उसके क्या होते हैं, वो ऑन करते हैं उसको। फंडिंग कहाँ से होती है? वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं। आप री इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं प्रॉफिट को बिजनेस में, आप नए शेयर्स इशू कर देते हैं, आप बोरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग हो गई। यहाँ पे क्या जो obtain their money from government which get its money from taxation, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट फंड देती है, और गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, आपके टैक्स से। गवर्नमेंट का सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कौन सा होता है? नॉर्मल लगे। गवर्नमेंट का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है बेटा वो टैक्सेशन ही होता है, ठीक है। वहां से टैक्स से उसको पैसा आता है और वहीं से वो आगे सारी यूटिलाइजेशन कर रही होती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको चैरिटीज मिल रही होती हैं, ठीक है। चैरिटीज आपको गवर्नमेंट ग्रांट की सूरत में मिल रही होती हैं, प्राइवेट डोनेशन भी आ रही हैं, ठीक है। वो मतलब इस तरह के करके, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो कैश है वो लिमिटेड कैश आपके पास अवेलेबल होता है, जब जरूरत पड़ती है तो आप सम हाउ मैनेज कर लेते हैं। फाइनली इसमें जो चौथा पॉइंट है वो क्या जी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको आप किसको जवाब दें, तो मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल टू इट्स ओनर्स, ठीक है। जो ओनर्स होंगे उन ओनर्स को उस इदारे की मैनेजमेंट क्या होगी, वो अकाउंटेबल होगी, मतलब वो उसको जवाब दें। किस काम के लिए जवाब दें? परफॉर्मेंस के लिए जवाब दें, अचीवमेंट के लिए जवाब दें, और इवन वो जो आपके फाइनल आपके जो अकाउंट्स और रिपोर्ट्स वगैरह आपकी बननी होती हैं उसके लिए भी जवाब दें, ठीक है जी। तो ये नीचे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टाइप्स आ गई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें नंबर 1 बता दें सोल ट्रेडर। आपको सोल ट्रेडर का आइडिया है किसे कहते हैं? सोल ट्रेडर सर जो अकेले बिजनेस चलाता हूँ सर। ठीक है, Single person हो। सिंगल पर्सन जो कारोबार कर रहा है वो सोल ट्रेडर होगा। पार्टनरशिप, सर पार्टनरशिप जो दो लोग कंबाइन नहीं मिलके दो या मिनिमम उससे टू ज्यादा मैक्सिमम। ठीक है। लिमिटेड कंपनीज, सर लिमिटेड जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस सर जिसमें लॉस लिमिटेड होती है सर। हम लॉस की जगह पे, मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 20 लोग, तो ये ठीक मिलकर है, कारोबार करते हैं, पार्टनरशिप कहना। हम लॉस की जगह पे लाइबिलिटी का वर्ड यूज कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। तो लिमिटेड लाइबिलिटी, अब लिमिटेड लाइबिलिटी आपको याद होगा कुछ बच्चों को जिनको मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में समझाया था, लेकिन अब तक शायद भूल भी गया हो, यस सर याद। ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी को, लिमिटेड कंपनी को कौन सा बच्चा जरा अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है? सर जिसमें मतलब अगर इनके सर कंपनी के एसेट्स है सर वो उसकी लॉस उसके एसेट्स तक ही होगी, मतलब उससे ज्यादा वो अपनी जायदाद या किसी उससे पे नहीं करेगा सर। मतलब वो पर्सनल जो उसके हैं एसेट्स वगैरह वो उसको सेल आउट नहीं करके होगा। तो अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी पड़ती। यस सर। ऐसे ही है भाई? यस सर। सैयद उमैर, सैयद उमैर आप सुन रहे हैं मुझे? सैयद उमैर, शाफात अब म्यूट कर दो बेटा। उमैर मुझे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? उमैर को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। उमैर आलम नहीं, सैयद उमैर। मैसेज कर दिया।
अच्छा मैसेज कर दिया ओके सॉरी, ओके 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 ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी क्लब्स एंड सोसाइटीज, ठीक है। जिस तरह कोऑपरेटिव्स हैं इसी तरह आपकी क्लब्स और सोसाइटीज होती हैं। दीज नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, उसको सोशल क्लब हो गया, लेयर क्लब हो गया, ठीक है। जैसे आप देखते हैं पार्क हाउस टाइप इस तरह की जो चीज़ें लोगों ने अपने उठने बैठने के लिए कुछ बनाया होता है, ठीक है। पार्क हाउस तो डेफिनेटली वहाँ पे चार्जेस भी लेता है, लेकिन वो मेंबरशिप वगैरह भी ऑफर करता है। तो इस तरह के क्यों होते हैं, क्योंकि ये लोग सारे एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं। और एसेट्स जो होते हैं क्लब और सोसाइटीज के, वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स, एंड मोस्ट इनकम कम फ्रॉम द मेंबर्स सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है या मंथली कोई सब्सक्रिप्शन होती है उसमें, तो वहां पे जो उसकी जो इनकम का सोर्स है वो मेंबर्स की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन आ रही होती है वही होती है। और क्लब्स एंड सोसाइटीज प्रोड्यूस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, इनके अकाउंट्स भी बनते हैं रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता उनका, उनके कौन से बनते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप सब ने अकाउंटिंग तो पढ़ी हुई है ना बेटा, आपको ये तो डिफरेंस पता होगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या फर्क है? सर जिसमें पता है कि वो नहीं पता? बिजनेस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए होते हैं उनकी हम इनकम बनाते हैं, अगर कोई चैरिटी हो या नॉन प्रॉफिट हो तो उसका इनकम एंड हाँ एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक हो गया, ठीक है जी। और उसमें क्या पता चल रहा होता है? हमें सरप्लस का पता चल रहा होता है या डेफिसिट का पता चल रहा होता है कि हमारी इनकम जो है ना वो सरप्लस में जा रही है या डेफिसिट में जा रही है, और उनका जो प्रॉफिट मेकिंग है वो उनका एम नहीं होता। और उसके बाद आ जाती है आपकी कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, इसकी डिटेल जो है वो थोड़ी सी आप इसको खुद पढ़ेंगे। खुद आप इसलिए पढ़ेंगे कि वर्ड टू वर्ड मैं आपको उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मैं आपको डिक्टेशन करवाने लग गया तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बाकी रहना चाहिए। स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन हमने देख ली बातों बातों में, ठीक है। और इसकी जो टाइप्स होती हैं, ये कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए आपका यहाँ तक ही है, ठीक है जी। अभी इसमें अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी क्लास हम ऑफ नहीं कर रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन कर लेते हैं। सर जी भाई। सर ये लिमिटेड कंपनी तो थोड़ा एलाबोरेट करें सर। आपने कभी देखा है कोई मूवी आपने देखी हो और उस मूवी में मतलब हीरो है या हीरोइन है या कोई भी है, तो उसका जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई कंपनी उसकी कोई फैक्ट्री में आग लग गई, कोई मसला बन गया, तो वो उसके बाद उसकी गाड़ी, उसकी कोठी शोठी सारा कुछ जो है ना वो नीलाम हो गया, लोग आए हैं वहाँ पे बोलियां लगा रहे हैं। कभी देखी इस तरह की मूवी को? सीन है ऐसे इनमें? हाँ सर देखिए। तो उस वक्त आपके जहन में क्वेश्चन नहीं आया कि बेचारे की पहले फैक्ट्री चल गई तो इसका घर क्यों बेच रहे हैं? घर ते रहन दो ਉਹਨੂੰ, ਉਹ बेचारा फिर कितने क्वार्टर लैके 10,000 ਤੇ मैस लवा के 2,000 ਤੇ बेचारा रह रहा ਹੁੰਦਾ। जी सर। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेसिकली कि वो उसकी जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, और अनलिमिटेड में फिर आप उसको अपने पर्सनल एसेट्स के थ्रू उनको डिस्पोज करके तो आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। मतलब आपने अगर 10 बंदों के पैसे देने हैं, ठीक है, और अच्छा फिर उसमें जारी बात है प्रॉफिट के हिसाब से भी वही होता है, लेकिन लाइबिलिटी, अच्छा लाइबिलिटी किसे कहते हैं बेसिकली? लाइबिलिटी मुझे थोड़ा सा बताएं आप। फिर सर मतलब कर्ज जो होते हैं, सर कोई ऑब्लिगेशन जो हमने पे करनी होगी। जो आपने पे करने होते हैं सर फ्यूचर में। obligation to pay in future sir. ओके, उर्दू में लाइबिलिटी को क्या कहेंगे? कर्ज ही कहेंगे सर, उधार। जिम्मेदारी कहेंगे सर उर्दू में। क्या कहेंगे? जिम्मेदारी कहेंगे, जो हमने मतलब पैसे किसी से अगर उधार लिए हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें वापस करें। ठीक है, जिम्मेदारी। मैं इस जिम्मेदारी का जो नाम है ना, मैं इसका नाम रखता हूँ देनदारी, ठीक हो क्योंकि गया सर जिम्मेदारी में बात। और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जी टेक्निकली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो। तो बेसिकली लाइबिलिटीज आर योर देनदारियां, ठीक है, जो आपने पे ऑफ करना है। जैसे मैं कहता हूँ जी आपने मुझे फी पे की, ठीक है, अब उस फी के अगेंस्ट, ठीक है, मैंने आपको वो सर्विसेज देनी है, वो सर्विसेज मेरी लाइबिलिटी बन जाएंगी।
लेकिन अगर हम इसको सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में भी देखें तो आपने लोगों से पैसा लिया, लोगों ने इन्वेस्ट किया और बाद में लॉस हो गया, तो भाई अब आपने उनके साथ जो कमिटमेंट की हुई है वो आपने पूरी करनी है। भाई हुक्कर करो, जैसे मर्जी करें, गाड़ी बेचे, घर बेचे, जमीन बेचे, जो करना करें, उनके पैसे दें। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी लिमिटेड कंपनीज हैं, ठीक है, और लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1907 के तहत allows a business to become a limited partnership if some partners provide capital but take no part in the management। कैपिटल तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। दीज पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, उनकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, which means that they can only lose the amount of money that they have invested in the business। कि अगर कल को कोई मसला बनता है तो वो सिर्फ उतना ही लूज करेंगे जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो मेन फीचर क्या है इसका, लिमिटेड कंपनीज का, कि इज हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स। तो ये तो आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा ना कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग आपकी एंटिटीज होती हैं, ठीक है। यस सर। तो बिजनेसमैन Yes, से sir. हटके आपकी उस कंपनी की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। द ओनर्स ऑफ अ कंपनी ऑल हैव लिमिटेड लायबिलिटी। इफ द कंपनी कोलैप्सेस दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू यूज पर्सनल फंड्स टू पे ऑफ बिजनेस डेट्स। अगर कंपनी कोलैप्स कर जाती है तो उनको फिर परस्यू नहीं किया जा सकता, इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता कि वो पर्सनल फंड को यूज करके तो बिजनेस के जो डेट्स हैं उनको पे करें। ये जितने भी आपके यहाँ पे फ्रॉड श्रॉड होते हैं कंपनियों के नाम पे, वो यही तो होता है। कंपनी बनाई, पैसा खाया, कागजों में लॉस शो किया, कंपनी बंद, यूके चले जाओ, दुबई चले जाओ, ठीक पानी हो खत्म। गया सर, ठीक है, समझ आ गई बात की। ठीक हो गया, आ गई सर, थैंक ये फ्रॉड वाली बात बताइए तो फिर समझ आई है ना। यू। जी सर। चलें, अब आज के लिए ये क्योंकि बेसिक नॉलेज था, ठीक है, ये फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल जब हम आगे स्टेक होल्डर्स की जब टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे तो स्टेक होल्डर की टाइप्स में से पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कल हम इंशाल्लाह इसके साथ जो आपका रिलेटेड पास पेपर का क्वेश्चन होगा वो भी डिस्कस करेंगे। उसका तरीकेकार ये होगा कि मैं डिस्कस कर दूंगा लेकिन आपने उसको अपने तौर पे इन राइटिंग ला के प्रैक्टिस करके उसका आंसर जो है ना वो आपने देना है, और उस क्वेश्चन का फिर सजेस्टेड सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपने उसको मैच करके देखना है कि आपने क्या लिखा है और टीचर एंड से या ऑर्गेनाइजेशन के एंड से उसका सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जब आप कंपेयर करेंगे ना दोनों को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पूछा क्या गया था और उसका हमने आंसर किस तरीके से डिलीवर करना। ठीक हो गया सर। ओके बेटा, ओके सर। मजीद कोई क्वेश्चन किसी का? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए हो, मतलब जो समझता हो कि जी अगर मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। जी सर, रोजाना मुझे तो नहीं चाहिए, जिस दिन क्लास एक्सेप्शन केसेस में चाहिए सर। नहीं सर, रोजाना होनी चाहिए तो और भी बात है। चलें, ठीक हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए इंशाल्लाह। जी ओके, चलें थैंक यू। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी, डेली का डेली साथ साथ अपना काम जरूर करते रहिएगा। ओके जी सर, अल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।